क्या कहता है हमारा संविधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में। जब यह सवाल आता है तो सबसे पहले हमें जाना पड़ता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास। और इसमें जब हम सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बर, तो प्रियम्बर हमें कहता है कि हर व्यक्ति को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय आया इसमें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही इसमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता, समता आ गई, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये चीज़ें जब प्रियम्बर में लिखी हुई है, उद्देशिका, भारत का जो संविधान है उसमें की उद्देशिका, तो इस बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और इसकी जब हम भाग 3 देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स वाला भाग, मूल अधिकार वाला भाग, तो इसमें सबसे पहले आया है आर्टिकल 13। जो भी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हो, उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस संविधान ने उस मात्रा तक असंगत, शून्य ठहराया है। फिर वो पुरानी हो, नई बनाने वाली हो। और ये संविधान कब आया? 1950। यानी उसके पहले की जो है, फिर इसमें क्या लिखा है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपसंबंधों से असंगत होंगे। और साथ ही नई बनाई हुई को भी वही बात पी रही है। और विधि में क्या क्या आता है? विधि में आता है अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। स्पष्ट रूप से ये चीजें आई है। हम इस बेस पे पहले आर्टिकल 14 पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इक्वेलिटी इतना स्पेसिफिक है। बाद में आता है डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल 15। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। इसमें मैं एक सवाल मेरे लिए आया, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ये भी तो विभेद का प्रतिबंध है, पर साथ में जन्मस्थान। जन्मस्थान क्या होता है? पेट से, कोख से जो पैदाइशी होती है उसे जन्मस्थान नहीं कहा जा सकता। अरे टेस्ट्यूब से जो पैदाइशी होती है उसे जन्मस्थान नहीं कहा जा सकता।
लैबोरेटरी से जो पैदाइशी होती है उसे जन्मस्थान नहीं कहा जा सकता। क्षेत्र, एरिया, प्रांत, गांव, ये तो जन्मस्थान कहलाएंगे ही कहलाएंगे। साथ में कोख, पेट, टेस्ट ट्यूब, लैबोरेटरी, प्रयोगशालाएं, इनमें से जो जन्म होते उन्हें हम जन्मस्थान नहीं कह सकते। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मेरे मुताबिक ये जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ इज इंक्लूडेड विथ ऑल these थिंग्स। फिर यदि हमारा पेट, हमारी कोख जन्म स्थान है तो जन्म से ही हमें विभाजन करने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का सरकार के साथ किसी को अधिकार नहीं। जब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो वह स्पष्ट हो जाता है। इस वक्त बहुत से लोग आर्टिकल 15 का सहारा लेते हैं, पर आर्टिकल 25 का, और आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की ओर धर्म के आभार रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। बराबर है? धर्म के आभार रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, इस हेडिंग के साथ सब हमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करते हैं। पर अंदर का क्या लिखा पढ़िए। रोक व्यवस्था, जो अंदर की भारत देश में की रोक व्यवस्था है, वो सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, क्या वर्ड है? इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी आर्टिकल 14 आया, आर्टिकल 15 आया, इसके अधीन रहते हुए और बाकी चीज़ों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आभार रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। कितनी सीधी सी बात है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आभार रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी ये जब हम आर्टिकल 15 के साथ, आर्टिकल 14 के साथ पढ़ते हैं तो जन्म से ही हर व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है। और इस धर्म को फिर वो कोई भी धर्म का पालन करे, कोई भी धर्म बदले, 1000 बार पालन करे, 1000 बार बदले, 10 धर्मों को, 10 संस्कारों को एक दूसरे में मिक्स करे, 10 धर्मों को, ये 10 संस्कारों को नाकारे, सब इस आर्टिकल 25 में आता है। जब हम आर्टिकल 14 और 15 का और साथ ही में प्रियम्बल का उपयोग करते हैं, पर क्या हो रहा है? इस आर्टिकल 25 का सिर्फ अधूरा मतलब लिया जा रहा है, सिर्फ आगे ये अधीन रह के ये तो भूल ही गए। फिर उसकी वजह से ये चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध हो रहा है। अभी ऐसे में इसके कुछ स्पष्टीकरण भी है, पर वह स्पष्टीकरण क्या कहते हैं? धर्म को मानने का अंक है, समझा जाएगा। पर मैं यदि वो धर्म मानता ही नहीं हूँ या अलग अलग धर्मों को मिक्स करके एक दूसरे में मिला के मानना चाहता हूँ तो ऊपर वाली बात पहले लागू होती है। और वो कब लागू होती है? जब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के अधीन हो। फिर
ऐसे वक्त में सभी को समान पकड़ना, ये आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई भी कोई भी विभेद नहीं करना, इसका प्रतिबंध कहता है आर्टिकल 15। फिर ऐसे इसमें जितने व्यक्तिगत कानून हैं वो सब व्यक्तिगत कानून या ये संविधान बनने के पहले हो ये संविधान बनने के बाद में हो, वो व्यक्तिगत कानून इस आर्टिकल 13 के मुताबिक क्या हो गए? शून्य हो गए, वॉइड, असंगत हो गए। और जब असंगत है, वॉइड है, शून्य है, तो वो कैसे 70 साल से हम चलाए जा रहे हैं? 70 साल हो गए हम ऐसे ही आर्टिकल 13 के हिसाब से असंगत और शून्य कहे जाने वाले व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज चलाए जा रहे हैं। क्यों? ये आर्टिकल 25 का अधूरा मतलब लिया गया है, ऐसा मेरा तो भी समझना है। मैं ज़्यादा बड़ा बहुत अच्छा वकील ना हूँ, मुझे कानून की जितनी जानकारी समझती है और जितना अर्थबोध इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है, तो उसमें पहला सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन आता है जन्म स्थान। और जब जन्म स्थान पेट से नहीं आता है, कोख से नहीं आता है, टेस्ट ट्यूब से नहीं आता है, प्रयोगशाला से नहीं आता है, तो फिर कहाँ से आता है? जन्म स्थान में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, उसको स्पेसिफिक अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। मैं तो उल्टा पूछ रहा हूँ, जन्म स्थान में ये चीज़ें नहीं आती, ऐसा क्या लिखा है इस संविधान में? ये पूरा संविधान पढ़ो, इसमें जन्म स्थान में कोख नहीं आता, ये पेट नहीं आता, टेस्ट ट्यूब नहीं आती, प्रयोगशाला नहीं आती, ऐसा क्या लिखा गया है? और जब नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब आता ही है, और जब आता है, इंक्लूडेड है, तो ये सब व्यक्तिगत कानून गलत हो जाते हैं। ऐसे इसमें और एक बात का, व्यक्तिगत कानून को विरोध करने वाले अपना पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड को, समान नागरिक संहिता को विरोध करने वाले बात लाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और राइट्स की जो ये दी हुई है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसमें आर्टिकल 44 नहीं आता, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। भाई जी, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इस सब की, और साथ ही में इंसान को इंसान जन्म देता है, कोई धर्म नहीं, इस मूल तत्व का विचार किया जाए तो आर्टिकल 44 का यह विरोध कदापि मेरे हिसाब से तो भी सही नहीं है। 70 साल से फिर भी विरोध हो जा रहा है। अरे जब व्यक्तिगत कानूनी गलत हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, मैंने जो मतलब निकाला है उस हिसाब से, तो फिर आर्टिकल 44 के समान नागरिक संहिता को दूसरा क्या उपाय रहेगा? दूसरा कोई सॉल्यूशन है? मेरा सवाल आप सबसे यही है। मैं कानूनन तरीके से आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, और आर्टिकल 44 संविधान क्या कहता है कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, और इसके लिए जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। और ये ड्यूटी किसकी है? संसद की, पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट
कानून बनाता है, कानून तोड़ता है, कानून नए खड़े करता है, पुराने बंद कर देता है। तो पार्लियामेंट का ये कर्तव्य है, भले ही पिछले 70 साल से नहीं किया हो, चलो भूल जाएंगे, वह 70 साल में पीछे जाने में क्या मतलब है। मेरा तो एक ही कहना है, 70 साल पीछे नहीं जाना, अभी हम आगे जाना है। हर पैदा होने वाले बच्चे को हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी मानवता आधारित, जो कि भाग 3 फंडामेंटल राइट्स कहता है, उस पे आधारित सबको देना है। और इसके लिए हर इंसान को, भारत के हर नागरिक को मेरी विनती है, मेरी नम्र आवेदन है कि आप इस चीज को समझें। अरे भाई, पेट से पैदा होने वाले हर व्यक्ति को, कोख से पैदा होने वाले हर व्यक्ति को जन्म से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक न्याय तत्व वाली फ्रीनेस देता है, स्वतंत्रता देता है, मुक्तता देता है। और अपने को कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जन्म देता है? अरे उस जीवनदाता को पूछो ना। अल्लाह, खुदा, भगवंत, भगवान, तीर्थंकर, गॉड, किसी भी नाम से पुकारो उनको, क्योंकि वो सब उसी के रूप है, उस जीवनदाता के रूप है, स्वरूप है, प्रतिरूप है। उनको पूछो, उन्होंने कहीं भी किसी भी इंसान में दूजा भाव किया हुआ दिख रहा हो मुझे? उन्होंने नहीं किया, उनके नाम पे हमने जरूर किया है। हम लोगों ने हर उसके नाम पे दुजाभाव किया, लोगों को तोड़ा है। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए कहती है। तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए कहती है। विभाजन करने के लिए नहीं, साथ आने के लिए कहती है। विभाजन करने के लिए नहीं, साथ आने के लिए कहती है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, इंसानियत के हर तत्व भी यही कहते हैं। प्यार का तत्व, समानता का तत्व, विश्वास भरोसा का तत्व, सहिष्णुता का तत्व, ये इंसानियत के मूल तत्व है। और ये सब मूल तत्व यही कहते हैं कि आर्टिकल 44 के मुताबिक जल्द से जल्द मानवता आधारित इंसानियत तत्वों के बलबूते पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। और आपके, मेरे, सभी के बच्चों को, आगे के पीढ़ियों को इस तत्व के हिसाब से, यूनिफॉर्म समानता के हिसाब से, समान नागरिक संहिता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हम लोगों ने उस पर अभी आड़े आना, हम लोगों ने उसमें बाधा पहुंचाना, अभी मुझे तो भी सही नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, हमारी पीढ़ियों ने, हमारे से पहले वाली पीढ़ियों ने उसको सहा है, उसको हमने भोगा है, पर इस बहाने हमने उसे आगे ली पीढ़ी को तो भी अच्छा देना, अच्छी इंसानियत देना, अच्छे तत्वों पे, इंसानियत के तत्वों पे आगे बढ़ने का मौका देना हमारे हाथ में है। यदि हम ही विरोध करेंगे तो उन बच्चों को क्या मिलेगा? अरे हर पुराने आप प्रथाएं देखिए, जो पुरानी प्रथा थी, एकदम पुरानी, जैसे समझ आने लगी, सब अच्छी प्रथाएं आने लगी। जो थोड़ी गलत थी वो धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे, बदलाव लाने लगे। भले स्टार्टिंग में विरोध किया, पर बाद में तो वो बदलाव स्वीकारा है। और अभी आप समझदार हो, मैं समझदार हूँ, ये सब बच्चे जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ वह समझदार है।
वो उनको आगे जाना है, उनको इंसानियत के तत्वों पे आगे जाना है, हम उनको बाधा क्यों ला रहे, हम उसे रोक क्यों रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आर्टिकल 44 यह भी उसी के लिए है, उसको जल्द से जल्द लाने के लिए हम लोगों ने दबाव लाना चाहिए, यही मेरा कहना है।